ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट। प्रोजेक्टर जो है ना फोन कर दो, लाइट बंद कर दो। वेट अ मिनट गाइस, लाइट ऑन करो। थोड़ी देर इसको देखते हैं, शायद लाइट ना गई हो। उधर यूपीएस से देखो तो पता लग रहा है लाइट गई है कि नहीं। बैठो, आप लोग भी ऐसा करो, जूम ऑन कर लो। ये पास पास आ जाओ। ओके बच्चों, रहीम के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान हायत रहम करने वाला है। बच्चों, हम लोगों ने ना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का टॉपिक शुरू किया था, जिसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इट इज द कैपिटल अवेलेबल फॉर डेली बेसिस ऑपरेशन। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब है कि आपने अपने एसेट्स को ऐसे मैनेज करना है कि आपके दोनों ऑब्जेक्टिव्स पूरे हों। एट सेम टाइम आपकी लिक्विडिटी भी इंश्योर हो और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंश्योर हो। और जो इनवर्स लिंक है लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के दरमियान, उसको क्या किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब है कि आपने अपने एसेट्स को ऐसे मेंटेन करना है कि दो ऑब्जेक्टिव्स पूरे हों, रिटर्न ऑन एसेट भी बढ़े और रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी भी कम हो। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमने वर्किंग कैपिटल साइकिल पढ़ा था, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, डब्ल्यूआईपी होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड होल्डिंग पीरियड, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड और पेएबल पेमेंट पीरियड। उसके बाद हम लोगों ने इन्वेंट्री को मैनेज करना सीखा और हमने ये पूरा टॉपिक जो है ना उसको कंप्लीट कर लिया था। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का टॉपिक, इसका नाम क्या था, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पूरा टॉपिक जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके अंदर था टाइप ऑफ इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, होल्डिंग, ऑर्डरिंग, स्टॉक आउट कॉस्ट। फिर हमने दो डिसीजन लेना सीखे थे कि कंपनी को जब ईओक्यू मॉडल ऑफर किया जाता है तो कंपनी ईओक्यू यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और डिसीजन नंबर टू, कंपनी को सप्लायर की जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या सप्लायर की ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ओके, मैं देखता हूँ, एक्सेप्ट करना चाहिए या एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं जीआईटी सिस्टम, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री की, कंपनीज कहती हैं कि आप अपने पास जीरो लेवल ऑफ इन्वेंट्री रखो, डोंट नीड टू कैरी एनी इन्वेंट्री लेवल। उसके अलावा हम लोगों ने कल जो पढ़ा था वो था कैश पोर्शन, हम लोगों ने शुरू किया था, जिसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था बिजनेसेस को कैश फ्लो प्रॉब्लम्स का सामना क्यों करना पड़ता है और हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं कैश फ्लो प्रॉब्लम्स को। और हम लोगों ने सीखा था कि कैश को होल्ड करने के तीन रीजंस क्या है। पहला, ट्रांजैक्शन मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव एंड प्रिकॉशनरी मोटिव। तो ये पेपर में लिखने के लिए आ सकता है। तो अभी तक जो आपने दो क्वेश्चन रोट लर्निंग वाले करने हैं, जिनको आपने मेमोराइज करना है, याद करना है, वो एक तो जीआईटी है और दूसरा है रीजन ऑफ होल्डिंग कैश। ओके बच्चों, कल संडे, ओके,
तो कल आपकी क्लास होगी बट जूम पे, कल क्लास ऑफ नहीं है क्योंकि ईद के दिनों में काफी छुट्टियां हो जानी है। तो कल जूम पे क्लास होगी और उस क्लास के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, इन्वेंट्री की सारी प्रैक्टिस। उसके अलावा ये जो है, जो हम कैश का आज तक पढ़ेंगे उस सब की प्रैक्टिस कब होगी? कल इंशाल्लाह। और परसों से हम लोग रिसीवेबल को मैनेज करना सीख लेंगे और 3 से 4 दिन बाद हमारा ये चैप्टर पूरा क्या हो जाएगा? फुल्ली वाइंड अप हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है डेट इज बोमल मॉडल। डेट इज बोमल मॉडल। डेट इज बोमल मॉडल। तो जो बोमल मॉडल एक मॉडल है, एक राइटर के नाम पे है, ठीक है, जो हमें कैश को मैनेज करने में क्या करता है? हेल्प करता है। बच्चों बोमल मॉडल सिर्फ उसी बच्चे को आएगा जिसको ईओक्यू आता है। बोमल मॉडल जो है ना वो एमटीक्यू में आ सकता है। बोमल मॉडल में आपको सीआर नहीं आ सकता, बिकॉज बोमल मॉडल में आपने डिसीजन नहीं लेना हो। बोमल मॉडल में सिर्फ कैलकुलेशन आ सकती है, आपने डिसीजन नहीं लेना होता। तो जब एमटीक्यू आता है वर्किंग कैपिटल का, तो काफी चांस होते हैं बोमल मॉडल के आने के। बोमल मॉडल है क्या बच्चों? होल्डिंग और ऑर्डरिंग के दरमियान इनवर्स लिंक था और इस लिंक को खत्म करने के लिए कौन आया? ईओक्यू। इतनी क्वांटिटी ऑर्डर करें कि आपकी होल्डिंग और ऑर्डरिंग को दोनों क्या हो? कम। बट अबाउट बोमल मॉडल, अच्छा बोमल मॉडल में के आने से पहले हमें सीखना चाहिए कुछ चीजें। एक होती है बच्चों होल्डिंग कॉस्ट ऑफ कैश और एक होती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। एक होती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट और एक होती है होल्डिंग कॉस्ट ऑफ कैश एंड नंबर 2 इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट। बच्चों इन दोनों के दरमियान ना इनवर्स लिंक, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन होल्डिंग कॉस्ट ऑफ कैश एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो बच्चों गौर से सिर्फ सुनो, रिकॉर्डिंग्स वगैरह तो आपको मिल जाएंगी लेकिन इसको सुनना बेहतर है। सुनना ये है बच्चों, होल्डिंग कॉस्ट वाले कहते हैं कि लिए हसन ज्यादा से ज्यादा पैसा होल्ड करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ज्यादा से ज्यादा पैसा होल्ड करोगे ना तो तुम्हें होल्डिंग कॉस्ट ऑफ कैश पड़ेगी। मैंने कहा बिल्कुल बात ठीक है। यानी कि होल्डिंग कॉस्ट वाले कहते हैं तुम ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके रखो। ओके, मैंने कहा बात ठीक है, बात समझ आ गई। ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाले कहते हैं अली हसन ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की बजाय होल्ड करके रखो। मैंने कहा तुम्हारा क्या मसला है? उसने कहा अली हसन जब तुम ज्यादा से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करके रखोगे तो तुम्हें थोड़े थोड़े काम के लिए भी जब जब पैसा चाहिए होगा बैंक में जाके पैसा लेके आना पड़ेगा। तो जितने तुम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा करोगे उतनी ट्रांजेक्शन को ज्यादा पड़ेगी। देखो ना, मैंने सारे पैसे बैंक में है, मेरे सारे पैसे क्या है? बैंक में पड़े हैं। आज ना इफ्तारी थी तो मैंने इफ्तारी टाइम ना कुछ खाना था, मैंने शाम को भेजा शाम जाओ मेरे एक कार्ड से पैसे निकलवा लो। पैसे निकलवाए तो बाद में पता लगा 18 रुपए कट गए हैं। किसके? ट्रांजेक्शन। उसके बाद मुझे फीस देनी थी, मैंने फिर पैसे निकलवाए, फिर पैसे कट गए। उसके बाद मैंने सैरी करनी थी, दही लेना था, फिर पैसे कट गए। क्योंकि मैंने बात किसकी मानी थी? होल्डिंग कॉस्ट वालों की, कि सारे ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके रखो। तो जब मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके रखता हूँ तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या हो जाती है? ज्यादा। तो जब होल्डिंग कॉस्ट कम होती है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या हो जाती है? ज्यादा। ठीक है, ओके। लेकिन इस बार मैंने ट्रांजैक्शन कॉस्ट वालों की बात मानी है, मैंने कहा नहीं, मैंने ज्यादा से ज्यादा पैसा होल्ड करके रखना है। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या हो गई? कम। मुझे मल्टीपल टाइम ट्रांजैक्शन करने जाना नहीं पड़ रहा, मैं अपने घर से पैसे दे रहा हूँ। बट बच्चों होल्डिंग कॉस्ट ऑफ कैश क्या है? ये बढ़ गई। बढ़ कैसे गई बच्चों? पैसा होल्डिंग कॉस्ट में आती क्या चीजें? वैसे तो बहुत ज्यादा होल्डिंग कॉस्ट में आ सकती है, होल्डिंग कॉस्ट ऑफ कैश में। आपका बोमल मॉडल सिर्फ एक ही चीज को कंसीडर कर, आपका बोमल मॉडल सिर्फ एक ही चीज को
कंसीडर करता है वो क्या है? वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश। गौर से सुनना जरा ये, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश। बच्चों मैं अभी आपको उस दिन बता के हटा था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको बोलते हैं, इसीलिए इंटरेस्ट कॉस्ट। जैसा कि बच्चों मैंने सारा पैसा होल्ड किया था, इन्वेस्ट नहीं किया था, मैंने घर रखा हुआ था पैसा। बच्चों उसकी वजह से जो मैं मुझे ग्रोथ आनी थी पैसे की, वो नहीं आ रही। बैंक में 12% का रेट चल रहा है, 13% का, बल्कि मेरे को 14% रेट चल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन क्योंकि मैंने बात किसकी मानी? ट्रांजैक्शन कॉस्ट वालों की, और मैंने ज्यादा पैसा घर में रखा हुआ है, तो ये जो इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14%, ये मुझे अब नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो ये जब मुझे नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है कि मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश ज्यादा हो गई। ये होल्डिंग कॉस्ट। क्लियर है? तो जब मैंने होल्डिंग कॉस्ट वालों की बात मानी, ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दिया, तो बार बार मुझे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन करनी पड़ी, तो बार बार ट्रांजेक्शन करने से मेरी ट्रांजेक्शन कॉस्ट बढ़ गई। तो मैंने ट्रांजेक्शन कॉस्ट वालों की बात मानी और ज्यादा पैसा अपने घर रख लिया, तो जो ग्रोथ आनी थी वो नहीं आई। ओके, अब गौर से सुनना ही है। और जो 14%, 14 क्या परसेंट, 14 ऊंची 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 14% जो है ना मेरी कॉस्ट है बढ़ गई। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने पैसा कर रखा हुआ था, तो मुझे 40% जो उसके ऊपर इंटरेस्ट आना था वो नहीं आ रहा। पर बच्चों पैसा कर रखने का एक फायदा भी तो है। आपको पैसा चाहिए और आप लोन लेने जाते, तो आपको पे करना पड़ना था, बट पैसा अब आपके घर पड़ा है, तो जो लोन के ऊपर आपको मिलना था, समझ लगी, वो अब आपको बच रहा है, वो आपका क्या हो रहा है? सेव हो रहा है। तो हम उन दोनों का नेट ऑफ लेते हैं, क्या? इंटरेस्ट को। सारी की सारी इंटरेस्ट कॉस्ट आपको बियर नहीं करनी पड़ रही, आपको सिर्फ उतनी कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है जितना आपको अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ है। बात समझ आई आप लोगों को? जरा हम लोग नोट्स ओपन करते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं। तो बच्चों ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश है, इसको निकालना कैसे? इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ न्यू बोरिंग माइनस ऑन अर्न ऑन कैश इन। तो इस तरीके से निकलेगा। अब गौर से सुनो दोबारा। बोमन मॉडल के आने से पहले एक कॉन्फ्लिक्ट था जो चल रहा था ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट ऑफ कैश के दरमियान। होल्डिंग कॉस्ट ऑफ कैश वालों ने कहा कि भाई ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके रखो। जब हमने उनकी बात मानी तो हमें मल्टीपल ट्रांजैक्शन करनी पड़ी और हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा हो गई। ट्रांजैक्शन कॉस्ट वालों ने कहा ज्यादा से ज्यादा पैसा होल्ड करके रखो। जब हमने उनकी बात मानी तो हमें जो इंटरेस्ट आना था वो अब हमें नहीं आ रहा, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो बच्चों बोमन मॉडल ने कहा कि मैं आपको बताऊंगा कितनी क्वांटिटी ऑफ कैश आप अपने पास रखो,
कितनी क्वांटिटी ऑफ कैश आप अपने पास रखो कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट ऑफ कैश दोनों क्या हो जाए, कम हो जाए। ट्रांजैक्शन कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट ऑफ कैश दोनों कम हो जाए। ईओक्यू मॉडल ने क्या बताया था, इतनी क्वांटिटी ऑर्डर करो कि आपकी ऑर्डरिंग और होल्डिंग बराबर हो जाए। इसने क्या बताया, इतनी क्वांटिटी ऑफ कैश अपने पास रखो ताकि आपकी होल्डिंग और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाए। कम का मतलब बराबर हो जाता है। बात समझ आ गई आप लोगों को? बिल्कुल ईओक्यू मॉडल जैसा है, फॉर्मूला भी वही है। ये देखो जरा, वहां था ना ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, या ऑर्डर तो है नहीं, ये क्वांटिटी है क्यू। क्वांटिटी ऑफ क्या, क्वांटिटी ऑफ कैश, क्वांटिटी ऑफ कैश। और ये हमने निकालनी है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ कैश अपने पास रखें। फॉर्मूला क्या, टू फॉर्मूले का इनटू, यहाँ क्या था, सीओ, सीओ थी कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग पर ऑर्डर, यहाँ है सी ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनटू एस, जो वहां एनुअल डिमांड थी वो यहाँ एस है। सर एस का मतलब क्या है, अब गौर से सुनना, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। डिमांड फॉर पीरियड वहां थी कि आपने हमेशा एनुअल डिमांड लेनी है, यहाँ 6 महीनों की डिमांड कहे तो 6 महीनों की लो, 3 महीनों की डिमांड कहे तो 3 महीनों की लो। लेकिन आपकी एस और उसके नीचे बच्चों आई, होल्डिंग कॉस्ट ऑफ कैश। इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट इज द होल्डिंग कॉस्ट ऑफ कैश। माइक्रोफोन ऑफ करो। इंटरेस्ट इज द होल्डिंग कॉस्ट ऑफ कैश, इंटरेस्ट इज द होल्डिंग कॉस्ट ऑफ कैश। तो बच्चों ये आपके पास क्वांटिटी निकल आएगी, सी ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन। आई, आई होता है इंटरेस्ट, है इंटरेस्ट बट इसको बोलेंगे हम होल्डिंग कॉस्ट ऑफ कैश फॉर अ पीरियड। अब गौर से सुनना जरा, आई और जो एस है इनका पीरियड सेम होना चाहिए। अगर एस 3 महीनों का है तो आई भी कितने महीनों का लेना है, 3 महीनों का। अगर एस 1 साल का है तो आई भी कितने का लेना है, 1 साल का। तो बच्चों ये हमारे पास क्या बन गई, दिस इज द क्वांटिटी जो कि आप लोग अपने पास रख सकते हैं। बिल्कुल ईओक्यू वाला फॉर्मूला है। जितने भी बच्चे ऑनलाइन ले रहे हैं आप मुझे ये बताओ यहां तक कोई मसला है ताकि मैं आगे चलूं? नो सर। नो सर। नेक्स्ट, ओके हो गया बच्चों? तो हम लोग क्यू निकाल लेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, बुक में बस इतना ही लिखा हुआ है, क्यू ही निकालने पे क्वेश्चन आता है। लेकिन पिछली दफा एग्जामिनर को पता नहीं क्या हुआ, एग्जामिनर कहता टोटल क्या, होल्डिंग कॉस्ट निकाल लो, जैसे हम ईओक्यू के बाद निकालते हैं टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट निकाल लो। वहां टोटल होल्डिंग कॉस्ट का क्या फॉर्मूला था मानी, ईओक्यू डिवाइड बाय 2। तो बच्चों यहाँ ईओक्यू की बजाय क्यू है, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट, वो है आई। लेकिन अगर कोई बफर कैश हो, कंपनी की पॉलिसी है कि कंपनी कुछ बफर कैश रखती है, जैसे वहां बफर इन्वेंट्री थी, बफर कैश इनटू आई। शाबाश, समझ आ गई आप लोगों को? टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट का क्या फॉर्मूला था, शाबाश, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ईओक्यू इनटू सीओ, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग पर ऑर्डर। अब तो वहां ना हमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स पता लग जाए तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते थे किससे, हाँ, कॉस्ट पर ऑर्डर से। तो बच्चों अगर आप लोग अपनी
एस जो कि आपकी डिमांड फॉर द पीरियड है, उसको डिवाइड कर दो क्यू से, तो ये आपके पास नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? इसी तरीके से ईओक्यू में अगर आप अपनी एनुअल डिमांड को ईओक्यू से डिवाइड कर दें तो ये नंबर ऑफ क्या आ जाते हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाते हैं। नंबर ऑफ, तो ये आपके पास नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आ जाती हैं। आपके पास क्या आ जाती हैं? नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इनटू सी, तो आपके पास टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट आ गई। टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट का आंसर क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। लेकिन अगर कोई बफर कैश हुआ तो इनका आंसर बराबर नहीं आएगा। ऐसे ही होल्डिंग और ऑर्डरिंग का आंसर बराबर होता है। अगर कोई बफर कैश हो तो आंसर बराबर नहीं आता। और कब कब आंसर बराबर नहीं आता? अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट की पॉलिसी हो वहां और करंट पॉलिसी हो वहां आंसर बराबर नहीं आता। सिर्फ आंसर तब बराबर आता है जब आप क्वांटिटी मंगवा रहे हो ईओक्यू के अकॉर्डिंग, तब इसका आंसर इक्वल आएगा। जब आप क्वांटिटी कैश अपने पास रख रहे हैं किसके अकॉर्डिंगली? इसके ईओक्यू, इस बोमल मॉडल के अकॉर्डिंग। इसे बोमल मॉडल कहते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही है। बोमल ने डिट्टो कॉपी पेस्ट मारा हुआ है, लेकिन ये चल गया इसका तुक्का, तो लगी और ये पॉपुलर हो गया। कर लोगे आप लोग? तो ये इस तरीके से हम लोगों ने करना है। इंटरेस्ट कॉस्ट में बच्चे बड़ी गड़बड़ करते हैं। इंटरेस्ट कॉस्ट दो चीजों को माइनस होके आती है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ ये क्यों। आप बच्चे कहते हैं सर आपने उधार लेने की कॉस्ट पहले क्यों रखी और इंटरेस्ट अर्न की कॉस्ट बाद में क्यों रखी? बच्चों, अभी मैंने आप लोगों को फॉरेन करेंसी रिस्क का चैप्टर पढ़ाना है, उससे पहले पहले सुन लो। जिस टाइम मैं लेंडर हूं, मैं क्या हूं? लेंडर। और बैंक क्या है? बोरर। लेट्स सपोज। और दूसरे केस में बैंक कौन है? लेंडर। और आप कौन है? बोरर। हम बैंक से उधार ले रहे हैं। तो बच्चों हमेशा इंटरेस्ट ऑन बोरिंग का रेट ज्यादा होता है इंटरेस्ट ऑन लैंडिंग के रेट से। जब आप बैंक से उधार लेने जाएंगे तो बैंक आपको ज्यादा रेट देगी। जब आप बैंक में डिपॉजिट करवाने जाएंगे तो बैंक आपको रेट कम देगी। तो इसी तरीके से ये चलता है। तो इसीलिए हमने ज्यादा रेट को क्या रखा है पहले? इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ न्यू बोरिंग माइनस इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन कैश इन्वेस्टमेंट। समझ लगी? और वैसे भी तरीका क्या है ये देखो, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ न्यू बोरिंग एंड इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन कैश इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? अभी हम लोग एक एग्जांपल सोल्व करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। ओके बच्चों, एक बच्चा अपना माइक अनम्यूट करे और बोमल मॉडल जो है ना उसको पढ़ना शुरू करे। Funder Co. faces a fixed cost of 4,000 to obtain new funds. आवाज There में is there is a requirement of बस 44,000. मुजफ्फर, तो मुझे बताओ ये कौन सी कॉस्ट है? फाइंडर कंपनी फेसिस अ फिक्स कॉस्ट ऑफ $4,000 टू obtain न्यू फंड्स। नए फंड्स को अगर आपने लेके आना है तो आपकी $4,000 की कॉस्ट लगती है। तो ये कौन से है? बारो कर रहे हैं। ये इंटरेस्ट कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट है या ट्रांजैक्शन कॉस्ट? होल्डिंग हो, नहीं बच्चों ये ट्रांजैक्शन Transactional. कॉस्ट। आपने बैंक को फिक्स $4,000 सालाना पे करने हैं और सारी ट्रांजैक्शन फ्री। ऐसा भी तो होता है कि आप हर ट्रांजैक्शन के बदले में वैसे ना कटवाएं, बैंक सालाना आपसे क्या कर ले, एक अमाउंट चार्ज कर ले। तो दिस इज अ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सबसे बड़ा मसला क्या है कि जब ये क्वेश्चंस आते हैं ना तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज है जो गिवन नहीं होती, चीजें लाइन पढ़ के पता लगानी पड़ती। इंग्लिश लेवल अच्छा होना चाहिए ताकि आपको लाइन पढ़ के पता लग जाए होल्डिंग कॉस्ट है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, कौन सी कॉस्ट। तो बच्चों ये 4,000 इज योर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो हमने क्यों निकालना है? 2 इंटू 4,000।
कर लोगे? नेक्स्ट आगे चलते हैं। There is a requirement for 24,000 of cash over each period of 1 year for the foreseeable future. एक साल के लिए आपको सिर्फ कैश कितना चाहिए? $24,000। तो ये आपकी डिमांड Annual demand है। एस है 24,000। ये न्यूमिनेटर सोल्व हो गया, डिनोमिनेटर। The interest cost of new funds is 12% per annum। बच्चों मैंने आपको बताया था ना, अगर S पर एनम था तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी किस में आनी चाहिए? पर एनम। तो ये पर एनम ही। इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ न्यू फंड्स, इंटरेस्ट रेट अर्न्ड ऑन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज इज 9%। अच्छा, बोरिंग कॉस्ट कितनी है? 12% और लैंडिंग कॉस्ट कितनी है? 9%। तो डिफरेंस कितना है? 3% का। तो बच्चों आई हमेशा डिफरेंस होता है 12% माइनस 9%। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स के अंदर अपना आंसर बताओ कैलकुलेट करके, ये कितना है? स्टीवन, तुम ना हमारे अपने जीरो ठीक कर लो। हाँ, डिवाइड करो, 0.03 कर दो। 80,000। जी बच्चों, स्टीवन हम ठीक है। 80,000 इज योर क्वांटिटी डिमांडेड। आपको अपने पास कितना पैसा रखना है? 80,000 रुपीज आप एक दफा बैंक से निकलवा के ले आए। समझ लगे? लेकिन सर एक साल में कितना चाहिए था? 24,000। आप कितना निकलवा के लाए हैं? 80,000। अब आपको दोबारा बैंक कब जाना पड़ेगा? इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं? अब हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी आनी चाहिए। मैं आपको फ्रीक्वेंसी इन्वेंट्री से रिलेटेड भी नहीं सिखा पाया, तो मैं इन्वेंट्री से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी पहले सिखाऊंगा और बाद में कैश से रिलेटेड। तो बच्चों ये फ्रीक्वेंसी है, क्या है? इन्वेंट्री से रिलेटेड। इन्वेंट्री से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी का मतलब है, आप कहते हैं कि इतने नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपने देने हैं और इतनी सालाना आपकी डिमांड है। तो फ्रीक्वेंसी में सिर्फ आपने ये पता लगाना है कितनी देर के बाद दूसरा ऑर्डर जो है ना वो जाएगा। गुड। कितनी देर के बाद जो दूसरा ऑर्डर है वो जाएगा। बात समझ आई? तो बच्चों नंबर ऑफ ऑर्डर्स के फॉर्मूला क्या था? एनुअल डिमांड बाय ईओक्यू, ये था। इसको रिवर्स कर लो, ईओक्यू एनुअल डिमांड इंटू 365। तो बच्चों इतना जो है ना, जो डेज आएंगे इतने डेज के बाद आपने दूसरा ऑर्डर प्लेस करना है। लेट्स सपोज आपका ईओक्यू था 1 लाख का, कितने का? डिवाइडेड बाय आपकी जो एनुअल डिमांड है ना वो है 6 मिलियन। कितनी? इंटू 365। तो आप डेज निकाल लें कि आपने हाँ 6 डेज इज योर आंसर। 6 दिन के बाद आपने नया ऑर्डर प्लेस करने पहुंच जाया करना है, क्योंकि बच्चों ऑर्डर ही बहुत ज्यादा है। 60 ऑर्डर साल में देने हैं। कितने ऑर्डर देने हैं? तो हर 6 दिन के बाद आपने नया ऑर्डर देने चले जाना है। कितने यूनिट्स का ऑर्डर जाएगा? 1 लाख, क्योंकि ईओक्यू क्या है? 1 लाख। क्लियर है? जरूरी नहीं है कि वो ईओक्यू के थ्रू ही पूछे। वो कहता है पेपर में एक दफा सवाल आया था, ईओक्यू मॉडल, करंट पॉलिसी और डिस्काउंट, तीनों में बताओ कि क्या है, क्या फ्रीक्वेंसी, कितनी देर के बाद नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस करना है। अगर जो उस दिन हम लोगों ने एग्जांपल की थी वो देखें तो करंट पॉलिसी 4,000 हम ऑर्डर करते थे, कितना? और डिमांड थी 60,000 की, इंटू 360।
5। ईओक्यू मॉडल जब आया तो 3464 का ईओक्यू था, 60,000 की क्या थी डिमांड इंटू 365। जब सप्लायर की ऑफर आई तो 6,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 365। ये वो एग्जांपल है जो 1-2 दिन से चल रही है, इसी के अकॉर्डिंगली हमने डिसीजन नंबर 1 और डिसीजन नंबर 2 किया है। करंट पॉलिसी का है 24 डेज। 0.3 कुछ नहीं होता क्योंकि डेज होल नंबर में होते हैं। 24 डेज 20 क्या दोबारा करो इस पहले वाले को दोबारा करो। 24 इसका भी कितना है? इसका 24 या 21 इसका 36 पॉइंट मतलब 37 डेज 30 इट्स 37 डेज बच्चों। अब देखो सबसे कम क्वांटिटी कितनी थी 3464, तो आपको हर जल्दी ऑर्डर देना पड़ता था 21 दिन बाद। जब क्वांटिटी बढ़ के 4000 हुई, थोड़ा क्योंकि एक ही दफा आप 4000 मंगवा लेते हैं, 21 से काम पहुंच गया 24 तक, और माशाल्लाह से जब 6000 हुआ तो 24 से काम पहुंच गया 37 तक। तो जितनी ये बढ़ता जाएगा उसके अकॉर्डिंगली चलता जाएगा। बात समझ आ गई। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या फ्रीक्वेंसी। अब कैश की फ्रीक्वेंसी भी बिल्कुल ऐसे ही है। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को उल्ट कर लो। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस थी एस डिवाइडेड बाय क्यू। अब कर लो क्यू डिवाइडेड बाय एस इंटू 365। और अगर आप 365 नहीं ना करेंगे तो आंसर ईयर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ईयर में। ये देखना कैसे आता है। हाँ कई दफा वो फ्रीक्वेंसी वीक में भी पूछ लेता है। वीक में पूछे तो मल्टीप्लाई बाय 52 कर देना। वीक में पूछे तो मल्टीप्लाई बाय 50। ओके बच्चों क्यू था कितना 80,000। एस कितना है 24,000। बस अभी से इतना डिवाइड 3.3 ईयर्स। तो ये जो आपने पैसा निकलवाया है ना, ये 3 साल और कुछ महीने चल जाएगा। उसके बाद आपको कहाँ जाना पड़ेगा? बैंक जाना पड़ेगा नया पैसा निकलवाने। समझ लग गई? अब अगर वो कहे मंथ में, तो मंथ में जब भी कन्वर्ट करना होता है 3 इयर्स तो वैसे ही रहेंगे, प्लस ये जो 0.3 है उसके बाद इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करना है। ये आंसर मंथ्स में आ जाएगा। तो करो जरा 12 को 0.3 से मल्टीप्लाई। 3.6 यानी कि 4 मंथ्स। कितने? 3 इयर्स प्लस 4 मंथ्स। एक आंसर इसका ऐसे भी आ सकता है। कई दफा वो पूरे ही पूछ लेता है मंथ में, तो ये जो आपका 3.3 आया है इसी को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? 12 के साथ। तो ये कितना आया? हाँ 40 मंथ्स आ जाएंगे। तो बच्चों ये फ्रीक्वेंसी है कि दोबारा आपने बैंक में माशाल्लाह से कब कदम रखना है। तो दिस इज द बोमल मॉडल। दिस इज द बोमल मॉडल जो कि मैंने आप लोगों को करवा दिया है। कर लोगे आप लोग? अभी हम इसको प्रूफ करते हैं ना। इसकी हम टोटल होल्डिंग कॉस्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल होल्डिंग कॉस्ट ईओ क्यू डिवाइड बाय 2। तो क्यू कितना था इनटू आई। क्यू था 80,000
डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 40,000 इंटू 0.03, क्योंकि 3% है ना। मल्टीप्लाई करो जरा, टोटल होल्डिंग कॉस्ट कितनी है? 1200। ये आपकी टोटल क्या है? होल्डिंग कॉस्ट। टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी, क्योंकि बच्चों बफर कैश नहीं है तो क्या होनी चाहिए? इक्वल टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस निकालनी। एनुअल डिमांड कितनी थी? 24 डिवाइडेड बाय क्यू कितना था? 80,000 इंटू 4,000, क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी? 4,000। करो जरा जल्दी, कितना आता है? 1200। तो बच्चों हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ कि हमारा होल्डिंग और होल्डिंग कॉस्ट ऑफ कैश और ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या आई है? इक्वल आई है। तो हमारा ईओक्यू का क्वेश्चन क्या हो गया है? बिल्कुल सही हो गया है। तो दिस इज द बोमल मॉडल, जो कि डिट्टो कॉपी पेस्ट था किसकी तरह? EOQ। बात समझ आ गई? अब आगे आ जाते हैं नया मॉडल करने से पहले। तो जो एक चीज गौर से सुनो, एक चीज होती है इंटरप्रिटेशन। क्या? ईओक्यू की इंटरप्रिटेशन देखो। जो इसकी है वही बोमल मॉडल की है। गौर से सुनना बच्चों, जब न्यूमिनेटर बढ़ता है, आंसर बढ़ता है, क्योंकि न्यूमिनेटर के साथ आंसर का डायरेक्ट लेना देना है। जब डिनोमिनेटर बढ़ता है, आंसर एंड वाइस वर्सा। पेपर में सवाल आता है, वो कहता है अज्यूम करो कि आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो गई? कम। समझ लग गई? नहीं, वो कहते हैं ईओक्यू के ऊपर भी फर्क बताओ और होल्डिंग कॉस्ट के ऊपर भी फर्क बताओ। क्या होल्डिंग कॉस्ट पे कोई फर्क पड़ेगा होल्डिंग कॉस्ट के कम होने से? पड़ेगा। कैसे? होल्डिंग कॉस्ट कम हुई, होल्डिंग कॉस्ट कम हुई, ईओक्यू क्या हो गया? कम। सर होल्डिंग में कैसे है? होल्डिंग में ऐसे है कि होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला देखो, होल्डिंग कॉस्ट के फॉर्मूले में भी तो ईओक्यू है, डिवाइडेड 2 इंटू सी एच। तो जब ईओक्यू गिर गया तो होल्डिंग कॉस्ट भी गिर गई। इसी तरीके से वो कहता है आपकी जो होल्डिंग कॉस्ट है वो क्या है? वो इंक्रीज हो गई है। वो क्या हो गई है? वो जब इंक्रीज हो जाती है, तो क्योंकि बच्चों डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया, तो ईओक्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि रिवर्स है ना लिंक। वो कहता है ऑर्डरिंग पे इफेक्ट बताओ। बच्चों को लगता है कि ऑर्डरिंग पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैट, स्टीवन और वलीद निसार आहत फिर नहीं है आज क्लास के अंदर। ईओक्यू एंड दूसरे नंबर पे क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पे फर्क बताओ। किस पे बताओ? और होल्डिंग कॉस्ट पे फर्क बताओ। ओके सर, आपकी बात हमें समझ आ गई। फर्क देखते हैं। होल्डिंग कॉस्ट बढ़ी थी तो ईओक्यू क्या हो गया था? कम। अब होल्डिंग कॉस्ट के फॉर्मूले में ईओक्यू न्यूमिनेटर में आता है,
तो होल्डिंग कॉस्ट भी क्या हो गई? होल्डिंग कॉस्ट बड़ी थी, बढ़ेगी तो होल्डिंग कॉस्ट EOQ कम हो गया। और होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? EOQ डिवाइडेड बाय 2 इंटू CH। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट में बढ़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि टोटल में आप लोगों ने कहते ना बढ़ गई। पहले उसका इम्पैक्ट देखना है EOQ पे क्या है। EOQ क्या हो गया? कम। EOQ कम हुआ तो जब EOQ कम हो गया, न्यूमिनेटर कम हो गया, तो होल्डिंग कॉस्ट भी कम हो गई। बट ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी? ज्यादा। कैसे? जी बच्चों, क्योंकि इसमें एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ इंटू CO, तो इसके डिनोमिनेटर में है EOQ, इसके कहाँ है EOQ? डिनोमिनेटर में है EOQ। बात समझ आई? तो यहाँ EOQ क्या हो गया? कम, तो आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ज्यादा। तो आपने पहले हर चीज का इम्पैक्ट EOQ के साथ देखना है, फिर आपको पता होना चाहिए कि होल्डिंग में EOQ न्यूमिनेटर में और ऑर्डरिंग में डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो ऐसी इंटरप्रिटेशन है, इतना कंफ्यूज कर देता है एग्जामिनर पेपर में। तो ये मैंने आप लोगों को सर कंफ्यूज ना हो जी। सर जरा होल्डिंग कॉस्ट को फिर से रिवाइज करा दें जरा। स्टीमन, तो ये होल्डिंग डिक्रीज वाला कॉस्ट, पार्ट से। होल्डिंग कॉस्ट के न्यूमिनेटर में आते हैं EOQ। तो यस जब सर। होल्डिंग कॉस्ट तुम्हारी फॉर्मूले में बढ़ गई तो EOQ तुम्हारा कम हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप समझ आइए। ठीक है। तो EOQ तुम्हारा कम हो गया, तो EOQ के कम होने से होल्डिंग कॉस्ट भी कम हो गई, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो गई? ज्यादा। कम हो तो ज्यादा। पहले इम्पैक्ट आप लोगों ने होल्डिंग और ऑर्डरिंग पे देखने नहीं चले जाना, पहले इम्पैक्ट EOQ पे देखना है। तो जो EOQ पे इम्पैक्ट है वही इम्पैक्ट किसके ऊपर होगा? समझ लगे? सो दिस ठीक इज, है सर। तो ये था आपका बोमल मॉडल ऑफ कैश। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कर लेते हैं, कुछ खास नहीं है बस ना। ओके बच्चों, एडवांटेजेस पढ़ो मैथ्यू। Yes, sir. The Bowman model enables companies to find out their desirable level of cash balance under certain assumed conditions. बच्चों बोमल मॉडल आपको बताता है कि कितना कैश आपके लिए रिक्वायर है, कितना कैश आपके बिजनेस को चाहिए अंडर सर्टेन अज्यूम कंडीशन। का मतलब ये है कि ये सारा मेथड एक्यूरेट तो नहीं है, कुछ अज्यूम कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, It recognizes the cost of holding extra cash. इस मेथड ने आपको पहली दफा बताया कि घर में जो पैसा पड़ा है ना उसकी कॉस्ट पड़ रही है। इससे पहले आपको पता था कि घर में पैसे पड़े की कॉस्ट है? मैं तो चाहता हूँ मेरे घर पैसा आ जाए, उसको रख लूं, तू भी चाहता है, तू भी चाहता है, हर एक चाहता है। इसने पहली दफा बताया कि भाई कॉस्ट बढ़ती। डिसएडवांटेजेस, It is unlikely to be possible to predict amounts required over future periods. हाँ, वो कहते हैं कि इसका डिसएडवांटेज ये है कि एग्जैक्ट अमाउंट नहीं आप बता सकते कि आपको वाकई, इसने तो कह दिया कि आप 80,000 निकलवा के ले आए, लेकिन कोई अनसर्टेन इवेंट हो गया, जैसे गर्मियां आ गई हैं तो काफी चीजें खराब रहती हैं, क्लियर है? तो तब यहाँ पर बोमन मॉडल का बताया हुआ जो कैश है हो सकता है उससे ज्यादा या उससे कम, क्लियर है? नेक्स्ट, No buffer inventory of cash is allowed. तो मैंने बच्चों फॉर्मूले में कहीं बफर इन्वेंटरी रखी भी नहीं। नेक्स्ट, There may be a number of other costs associated with holding cash. इसने ना सिर्फ एक ही कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करवाया है कि अगर कैश होल्ड करोगे ना तो आपको एक कॉस्ट पड़ेगी। वो कौन सी कॉस्ट है? वो है इंटरेस्ट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी टू री इन्वेस्ट, जो आप इन्वेस्टमेंट करके कमा सकते थे। लेकिन बच्चों कैश को होल्ड करने की और भी तो कॉस्ट है। आपको सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ेगा, आपको एक लॉकर रखना पड़ेगा, आपको कैमरा सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग लगाना पड़ेगा ताकि आप कैश को होल्ड कर रहे हैं ना। ये आपके घर का कैश नहीं है कि आपने 15,000 रखा हुआ है तो भाई सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है। ये बिजनेस का कैश है जिनके पास मिलियन बिलियन के अंदर पैसे। क्लियर है बच्चों? तो दिस इज द डिसएडवांटेजेस। तो बोमन मॉडल इसी के साथ खत्म हो गया, और ये मैंने आप लोगों को वो भी करवा दी थी सॉल्यूशन के साथ एग्जांपल। अब आगे आ जाते हैं मिलर और मॉडल पे। किस पे? बच्चों आर यू रेडी? Yes, sir.
बच्चों ये सीआर में भी आ सकता है। ये सीआर में भी आ सकता है। तो इसका सीआर आप लोगों ने तैयार करना है। एक ही सीआर है आप लोगों के पास, वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। एक एग्जांपल खुद करवाऊंगा, सीआर आप लोगों ने खुद, क्योंकि इसमें आपने डिसीजन देना होता है। तो वर्किंग कैपिटल के चैप्टर में टोटल जो है ना वो है 6 डिसीजन। कितने डिसीजन है? तो ये तीसरा डिसीजन है। दो हमने पहले ले लिए, तीसरा ये है, और 3 हम लोग लेंगे किसमें? रिसीवेबल मैनेजमेंट में, और हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज द मिलर और मॉडल। ओके मैं बस ना एक दफा जरा गूगल से एक पिक्चर अच्छी सी डाउनलोड कर लूं। ओके हाँ ओके बच्चों, ये मिलर और मॉडल। अब आप सोच रहे होंगे सर हमें मिलर और मॉडल करवाने लगे हैं तो ये किसकी तरह है ना? तो बच्चों आप लोग सोचना क्या कर दें, बंद कर दें, बिकॉज ये भी आप लोगों ने तकरीबन पहले पढ़ा हुआ है। तो ये इस तरह से स्क्रीनशॉट लिया गया, ये उसकी टाइमिंग है। इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा। ऐसे ही रह गया। ओके बच्चों हम बाद में खेल लेंगे इसके साथ। ओके बच्चों, बच्चों जब मैंने स्टॉक लेवल पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि एक कंटेनर है, उसकी एक मैक्सिमम क्वांटिटी है कि मैक्सिमम इतना जो कैश है ना वो आपके पास रखा जा सकता है, उसे बोलते थे मैक्सिमम क्वांटिटी। फिर मैंने कहा था एक मिनिमम लेवल है कि इससे कम इन्वेंट्री नहीं गिरनी चाहिए। ये एक मिनिमम लेवल है कि कम से कम इन्वेंट्री इतनी होनी चाहिए, और एक निशान लगाया हुआ था कि जब यहां तक इन्वेंट्री पहुंचेगी तो हम लोग नया ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो बच्चों ये जो अपर लिमिट है ना, ये वो मैक्सिमम लेवल ऑफ कैश है जो बिजनेस अपने पास रख सकता है। इससे ज्यादा कैश रखने की बिजनेस को इजाजत नहीं है। अपर लिमिट अलार्मिंग है जब यहां तक कैश आपके पास पहुंच जाए, तो लगे। लोअर लिमिट इससे कम कैश होना है जब यहां तक पहुंच जाए, ये भी एक अलार्मिंग क्या है, सिचुएशन है। उससे ज्यादा नहीं रखा जा सकता, इससे कम नहीं रखा जा सकता। तो सर आपके पास मौजूद कौन सा होता है, अपर लिमिट या लोअर लिमिट? दोनों ही नहीं, दोनों ही नहीं। हमारा जो कैश है, हमारा जो कैश है वो हमारे रिटर्न पॉइंट जितना होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लगाया है, ये मेरा रिटर्न पॉइंट है। सर इसका मतलब समझे,
आपको पता है यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, मेरी एकेडमी में होता क्या है? हमारे बिजनेसेस है सारे के सारे क्या, सेमेस्टर बेस्ड। क्या Semester based. पूरे जो 3 महीने है ना, पैसा बहुत कम होता है। जब बैचेस शुरू होते हैं तो तकरीबन अगर 40-50 स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट है, तो इंटू 20,000 कर लो, तो उतनी क्या होते हैं पैसे, फ्लो ज्यादा होते हैं। बिजनेस हुआ, सेल्स हुई, ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने मुझे फीसें दी, करते 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 मेरा बैलेंस कहाँ तक पहुंच गया, अपर लिमिट तक। इट इज अलार्मिंग सिचुएशन। अब क्या करूं? अब मुझे उस पैसे में से कुछ इन्वेस्ट कर देना होगा ताकि मैं दोबारा कहां तक आ जाऊं, रिटर्न पॉइंट तक। फिर इन्वेस्टमेंट करनी कितनी है? जितना अपर लिमिट और रिटर्न पॉइंट के दरमियान डिफरेंस है, इतनी क्या कर दो, इन्वेस्ट। बच्चे ना मिलर और मॉडल को देख के भागते हैं, उन्हें नहीं आता ये। क्यों? उन्हें लगता है पता नहीं क्या बुलाया है। आपको सिर्फ 3 फॉर्मूले पता होने चाहिए। कितने फॉर्मूले? 3। अपर लिमिट, रिटर्न पॉइंट और लोअर लिमिट। होगा क्या उससे? अपर लिमिट और रिटर्न पॉइंट का डिफरेंस लो, जितना कैश बनता है तो सीएन में लिखो, व्हेन कैश रीच एट, जितना अमाउंट अपर लिमिट की होगी वो अमाउंट, देन कंपनी शुड बाय द सिक्योरिटीज, कंपनी शुड, ताकि अमाउंट ऑफ कैश कम हो और आप दोबारा रिटर्न पॉइंट कितने की बाय करनी है ये भी बताना है, रिटर्न पॉइंट और अपर लिमिट का डिफरेंस। फिर दूसरा डिसीजन ये देना है कि जब जब कैश लोअर लिमिट पे पहुंचे, कहां पहुंचे, कहां पहुंचे, कहां पहुंचे, कहां पहुंचे, लोअर लिमिट पे पहुंचे, तो लोअर लिमिट और रिटर्न पॉइंट के दरमियान जितना भी डिफरेंस है, आप लोग उतने की सिक्योरिटीज को क्या करो, सेल करो। क्या करो, Sell करो. क्या करो, Sell करो. ताकि आप दोबारा कहां तक पहुंच सके, Return. क्यों? नॉन सीजन है तो महीना गुजरा, मेरे पास कैश कम होना शुरू हो गया, करते 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 लोअर लिमिट। जब मैं लोअर लिमिट पे पहुंच गया तो मुझे चाहिए कि जो शुरू में पैसा ज्यादा होने की वजह से सिक्योरिटीज खरीदी थी, अब उनको सेल कर दूं ताकि मैं दोबारा कहां तक पहुंच जाऊं, रिटर्न पॉइंट तक। कहां तक पहुंच जाऊं, कहां तक पहुंच जाऊं, Return point. कहां तक पहुंच जाऊं। उसका लेंगे ना हम लोग. तो बच्चों रिटर्न पॉइंट और लोअर लिमिट का डिफरेंस लेंगे, इतने की आपने जो इन्वेस्टमेंट है ना उसको सेल करना है, इतने की सिक्योरिटीज को बाय करना। बाय करेंगे तो पैसा कम होगा, सेल करेंगे तो पैसा बढ़ेगा। यही तो इसी के इर्द गिर्द आपका पूरा जो साइकिल है ना वो घूमता रहता है। बच्चे हमेशा ये कहते हैं कि सर जो रिटर्न पॉइंट है उसका अपर लिमिट से डिफरेंस ज्यादा है, लोअर लिमिट से डिफरेंस बहुत कम है, मिड में क्यों नहीं? बच्चों पैसे को होल्ड करने की कॉस्ट पड़ती, इसीलिए इस लिमिट को काफी नीचे रखा जाता है ताकि ज्यादा पैसा बिजनेस अपने पास होल्ड करे ही ना। बात समझ आ गई? और मेजोरिटी ऑफ द लॉजिक को आपको आप में से होगी सीएफए करेगा तो वहां क्लियर हो जाएगी, यहाँ आपका लेवल नहीं क्लियर है। ओके सर, होगा क्या? लोअर लिमिट हमेशा क्या होती है, गिवन, हमेशा लोअर लिमिट क्या होगी, गिवन। छोड़ दो, छोड़ दो, इधर करना, इधर देखो। फिर बच्चों आपको निकालना पड़ेगा स्प्रेड। क्या? स्प्रेड का फॉर्मूला काफी लेंथी है, जरा थोड़ा। स्प्रेड होता है डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट एंड, शाबाश, लोअर लिमिट एंड डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट एंड Upper limit. अपर। क्लियर है? अब कोई बच्चा मुझे बताया कि अगर मुझे अपर लिमिट निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, लॉजिक से। लोअर लिमिट आपके पास गिवन है और सेपरेट होता है डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड अपर लिमिट। तो कोई बच्चा मुझे बताया कि मुझे अपर लिमिट निकालनी है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला समझिए आपके सामने लिखा हुआ। Lower limit given or क्या? lower limit. हाँ हाँ,
लोअर लिमिट प्लस ये लिमिट गिवन है और स्प्रेड होता है इन दोनों के दरमियान डिफरेंस, तो जो डिफरेंस इसको लोअर लिमिट में ऐड कर दो तो अपर लिमिट आ जाएगी। समझ लगी? क्लियर है? तो इसका मतलब है कि अपर लिमिट निकालने के लिए इसको निकालना जरूरी है। तो समझ लो फॉर्मूला सिर्फ किसका है? स्प्रेड का और रिटर्न पॉइंट का। किसका? किसका? रिटर्न पॉइंट का कोई फॉर्मूला नहीं। ये देखो जरा, लोअर लिमिट, इसके अंदर तुमने पूरा स्प्रेड ऐड किया तो ये क्या बन गया? अपर लिमिट। और अगर इसके अंदर तुम तीसरा हिस्सा ऐड करो किसका? स्प्रेड का, तो क्या बन जाएगा? रिटर्न पॉइंट। अभी क्या बता के हटाऊं? रिटर्न पॉइंट लोअर लिमिट का एक ज्यादा करीब होता है, दो हिस्से ऊपर डिफरेंस होता है, एक हिस्सा नीचे। तो अगर तीसरा हिस्सा स्प्रेड का ऐड करो लोअर लिमिट में तो ये क्या बन जाएगा? रिटर्न पॉइंट। पूरा स्प्रेड ऐड कर दो तो बन जाएगी अपर लिमिट, और स्प्रेड तो आपने निकालना ही निकालना। ओके, स्प्रेड का फॉर्मूला देखो, तो जो ये होता है 3/4, क्या क्या होता है? 3/4 इंटू ट्रांजेक्शन कोस्ट। अब देखो, अब बच्चे कहते हैं कि सर ये हमें आता नहीं, फॉर्मल मॉडल आता है, अभी हम पढ़ के हटे हैं। वहां यहाँ 2 था ना, यहाँ 2 की बजाय 3/4 है, तो मैं इसे लिखूंगा 0.75। बच्चे क्या करते हैं? 3/4 जब लिखते हैं ना तो गलती करते हैं। 3/4 लिखते हैं तो ब्रैकेट का मसला बन जाता है, और एक्सेल पे भी गलती हो जाती है और कैलकुलेटर पे भी गलती हो जाती है, तो उसको 0.75 इंटू, वहां था ट्रांजेक्शन कॉस्ट, यहाँ पर भी क्या है? नीचे वहां क्या था? इंटरेस्ट आई, ये आई और वो सी इंटू वेरिएंस। क्या? वेरिएंस यहाँ पर भी क्या है? 3/4, यहाँ पर है 1/। करना कैसे? पूरी ब्रैकेट सोल्व करो, कैप डालो और 1/3 करो, जो आंसर है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा? स्प्रेड आ जाएगा। पहले ब्रैकेट, फर्स्टली ब्रैकेट, देन पावर कैप 1/3 एंड 3। अगर आप मुझे कैलकुलेटर करो जरा, 1/3 करो, 0.33। तो बच्चों आप 1/3 अगर नहीं करना चाहते कैलकुलेटर पे, कोशिश यही करो कि 1/3 करो। अगर नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे 0.33 भी लिख सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला, वैसे तो मैंने आपको याद ही करवाना है, बिकॉज मैं आपको कभी भी ऐसे नहीं भेज सकता एग्जाम में, लेकिन पेपर में सवाल आ जाए और आपको फॉर्मूला कंफ्यूजिंग हो तो आपने फॉर्मूला शीट से देख लेना है। ये फॉर्मूला फॉर्मूला शीट में गिवन होता है, और ईओक्यू का फॉर्मूला भी फॉर्मूला शीट में गिवन होता है, और स्प्रेड का फॉर्मूला भी फॉर्मूला शीट में गिवन होता है। कर लोगे आप लोग? तो कोशिश करनी है इसको 1/3 ही रहने दें। तो मैं कैप का निशान लगा रहा था, वैसे फॉर्मूले में नहीं है, तो कैलकुलेशन करते हुए कैप का निशान कर लोगे? सिर्फ करना क्या है? स्प्रेड निकालना है, सब कुछ निकल आएगा और डिसीजन निकल आएगा। तो एक ही फॉर्मूले में मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो है स्प्रेड। करते हैं क्वेश्चन, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट। टीवन क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो। अच्छा सुनो, रुको। वेरिएंस, बच्चों वेरिएंस जो है ना, वो आप लोगों को नहीं आता होगा, बिकॉज F2 में था वेरिएंस। क्या था?
अब 2 में क्या था, एक चैप्टर था उसमें था वेरिएंस निकालना, क्या निकालना था, ये वो वेरिएंस नहीं है जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला है, ये और वेरिएंस, वेरिएंस निकालना, वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, दोबारा यानी कि एस का स्क्वायर वेरिएंस होता है, वेरिएंस होता है बच्चों कैश फ्लो में डिफरेंस, किसके में डिफरेंस, किसमें डिफरेंस, किसमें डिफरेंस। अब ऐसा तो नहीं हो सकता स्प्रेड कैलकुलेट कर रहे हैं और वेरिएंस ना कंसीडर करें, फॉर्मूला सिर्फ इसमें ट्रिक कितनी है, अगर वेरिएंस गिवन हो, क्या यहां लिख दो, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो, एस गिवन है, उसका स्क्वायर लो, फिर यहां लिखो, अगर तो वेरिएंस गिवन है ना तो डायरेक्टली यहां चला जाएगा, नहीं गिवन, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो पहले उसका क्या लिया जाएगा, फिर वेरिएंस की जगह लिखते हैं, कोई और ट्रिक है ही नहीं। अभी फॉर्मूला सवाल सॉल्व करते हैं तो भी दिख जाएगा, आप लोगों ने स्प्रेड निकाल लेना है, दिस इज द स्प्रेड, मैथ, मैथ नहीं, स्टीवन पढ़ो, The variance of daily cash flows ऊपर is नहीं, 4 million. कौन सा ऊपर वाला? The following data applies to a company. The minimum cash balance is मैंने कहा था ना 8,000. मिनिमम कैश बैलेंस लोअर लिमिट गिवन होता है, दैट इज 8000, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि जी लोअर लिमिट है 8000, और अगर मुझे अपर लिमिट निकालनी है तो बच्चों 8000 प्लस जो स्प्रेड आएगा वो लिखूंगा, फिर बच्चों अगर मुझे रिटर्न पॉइंट निकालना है तो लोअर लिमिट इनटू प्लस करना पड़ेगा स्प्रेड का तीसरा हिस्सा, तो वो तभी करूंगा जब स्प्रेड आएगा। ओके जी, नेक्स्ट, The variance of daily cash flows is 4 million, equivalent to a standard deviation of कुछ इधर रुको, 2000. इधर रुक जाओ, ये है वेरिएंस ऑफ कैश फ्लो और स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है, तो बच्चों उससे स्टैंडर्ड डेविएशन का ऑलरेडी क्या ले लिया हुआ है स्क्वायर, जब दोनों गिवन है तो जो अगर ना होता तो मैं 2000 का क्या लेता स्क्वायर लेता, वो यही आता और मैं उसको लिख देता, 4 मिलियन क्या है आपका वेरिएंस, 4 Variance. का क्या है वेरिएंस, 0.75 इनटू ट्रांजैक्शन कॉस्ट अभी नहीं है, 4 मिलियन का वेरिएंस है, अभी तक हमने सिर्फ इतना किया है, वो टेंशन ना, दिस इज आगे, The transaction cost of for buying and selling securities is 50. 50 कितना 50, नेक्स्ट, Interest rate is 0.025% per day. एक मिनट, पर डे क्या, तो ये भी वेरिएंस ऑफ डेली कैश फ्लो है, बात समझ आ गई, जैसे वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो एस है और इंटरेस्ट दोनों एक ही पीरियड के लिए होने चाहिए, यहाँ पर भी वेरिएंस और जो इंटरेस्ट है वो एक पीरियड के लिए होना चाहिए, अगर वो डेली है तो ये भी क्या है 0.025%, दोबारा 0.025, इसके साथ परसेंट भी लगेगा, ये और कम हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पर 3 लगेगा और यहाँ 1/3। ओके बच्चों, अभी तो वैसे फिलहाल हम इसको उस पे कर रहे हैं कैलकुलेटर पे करके, बच्चा मुझे दिखाओ, इसी को मैं आपको इधर देखो, इसी को मैं आप लोगों को एक्सेल पे करना अगर सिखाऊं, ये कुछ इस तरीके से होगा, जरा देखते जाना और कैलकुलेटर पे भी करके तो मुझे आंसर दो चैट बॉक्स के अंदर, मुझे इसका सवाल 3 से 4 सेल्स में हो जाता है, आवाज ना है बच्चों, रुको, ये बच्चों, ये लेट्स सपोज आप लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन का नंबर, क्वेश्चन की जो है ना वो नंबरिंग करनी है,
और यहाँ आप लोगों ने लिख देना है कि डेट इज लोअर लिमिट जो कि थी, और यहाँ आके आपने इसको वो कर देना है, और यहाँ आपने डॉलर का साइन लगा लेना है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि आपने क्या लिखा है। तो ये 8000, यहाँ आपने स्प्रेड की कैलकुलेशन करनी है। स्प्रेड की कैलकुलेशन कैसे करें? इज इक्वल टू 3 यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाना पड़ेगा। कैलकुलेटर पे सिर्फ ब्रैकेट डाल दो तो उसको पता लग जाता है कि ये मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा है। एक्सेल को रिकॉग्नाइज नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन लगाना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर है 0.75 कितना इंटू 50 इंटू 4 मिलियन। ओके, अब ये डिवाइडेड बाय 0.025%। अब दोबारा एक ब्रैकेट यहाँ शुरू होगी और एक यहाँ शुरू होगी। अब मैंने उसको बताया क्या, मैंने कहा ये जो रेड में ब्रैकेट है ना शुरू वाली 0.75, उसको 50 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको मल्टीप्लाई करो 4 मिलियन से, फिर उसको डिवाइड कर दो 0.025% से। फिर मैंने उसको कहा कि कैप, और फिर मैंने एक ब्रैकेट शुरू की 1/3। क्लियर है? और फिर बच्चों मुझे यहाँ पर भी एक ब्रैकेट लगानी पड़ेगी ताकि उसको पता लगे कि एंड पे 3 की बारी आनी है। उसकी बारी तो स्प्रेड के फॉर्मूले की कैलकुलेशन जरा थोड़ी ज्यादा है। 25,303 मैथ्यू ने भी करके हमें इसका आंसर दे दिया है। मैं इसको दोबारा करना चाहूंगा ताकि आपको ज्यादा इलस्ट्रेशन हो जाए। इज इक्वल टू 3, लेकिन इस 3 की वैल्यू ये है कि ये सबसे एंड पे जाएगा। पहले हम इसको न्यूमिनेटर को सोल्व करेंगे। एक्सेल को बताओ कि भाई मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले तुमने न्यूमिनेटर को सोल्व करना है। एक्सेल ने कहा कि ओके, मैंने कहा जितना न्यूमिनेटर का आंसर आए ना उसको डिवाइड कर दो 0.025%। फिर मैंने कहा ब्रैकेट लगा दो। क्या लगा दो? फिर मैंने कहा ये जो जितना भी बचा है ना इस सबको ऊपर कैप लगाओ और 1.3, तो आप इसको 0.33 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? आंसर क्या आएगा? सेम। और फिर मैंने कहा कि फिर ब्रैकेट लगाओ ताकि उसको पता लगे कि पहले न्यूमिनेटर को सोल्व करो फिर उसको डिनोमिनेटर को सोल्व करो। जो आंसर आए टोटल उसकी पावर 1/3 है। पता लगे वो पहले 3 को मल्टीप्लाई करके उसकी पावर ले। कहाँ? नहीं ना बच्चों, वो 0.3 वो काफी ज्यादा फिर डिफरेंस बना दिया ना। 1/3 और फिर ये है मैं आपको बताऊं क्यों। आप लोग 1/3 ले लेना क्योंकि 1/3 तो ये इतने 3 थे तो हमने सिर्फ 2 3 लिए, उसकी वजह से इतना डिफरेंस पड़ गया। ओके बच्चों, तो आप लोगों ने इस फॉर्मूले के तहत इसको करना है। ये मैंने आपको सोल्व करना सिखा दिया है। अब ये देखना जरा, अब है जी अगर मैं इसको राउंड, वो कहता है कि ना फिगर्स को आसान बना लो। क्या बना लो? तो आप इसे लिखेंगे ये स्प्रेड है आपका इसमें डेसिमल्स तो नहीं है, ये तो खुद ही करना पड़ेगा। यहाँ लिखो 25,300 का स्प्रेड है। क्लियर है? तो इसको आपने इजी बना लिया। अब आ जाती है जी अपर लिमिट। क्या आ जाती है? अपर लिमिट जब आ गई तो बच्चों लोअर लिमिट प्लस इज द अपर लिमिट। क्लियर है? अब आ जाते हैं रिटर्न पॉइंट। क्या बच्चों? लोअर लिमिट का कोई नंबर नहीं होता क्योंकि ये एग्जामिनर ने खुद प्रोवाइड की होती है। ये जो आपका स्प्रेड है उसके 2 नंबर होते हैं, तो आपकी अपर लिमिट है और जो रिटर्न पॉइंट है इन दोनों का 1.5 नंबर होता है। तो 2 नंबर स्प्रेड के नहीं 2 नंबर स्प्रेड के 1 नंबर और 1 नंबर अपर लिमिट और रिटर्न पॉइंट का कितना हो गया? 4 और 2 नंबर तो 6 नंबर का सवाल है। क्लियर है? तो रिटर्न पॉइंट इज इक्वल टू लोअर लिमिट
प्लस स्प्रेड इनटू 1/3। ये मैं इसलिए से कर रहा हूँ क्योंकि एक्सेल को डिमांड्स रूल आता है, तो वो पहले 1/3 करेगा, इनटू स्प्रेड करेगा, फिर ऐड करेगा 16,400। अगर इसको भी मैं कर दूं राउंडिंग ऑफ तो ये 16,400 बनता है, ताकि मेरा डिसीजन क्या हो जाए, इजी हो जाए। समझ लगे? ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पर आप लोग दे दो बच्चों, डिसीजन सुनो गौर से। इसको पहले होल्ड कर लेते हैं। इफ कैश रीच at $33,300, company should buy the security of $। कितने की सिक्योरिटी बच्चों? जो अपर लिमिट और रिटर्न पॉइंट के बीच डिफरेंस है, 33,300 माइनस 16,400, तो ये बच्चों आ गया 16,900। 16,900 की सिक्योरिटीज खरीदते। If cash is at 33,300, company should buy the securities of 16,900 to reach at first return point लिखो, return point amount लिखने की जरूरत है। Clear? तो this is the, वो खुद ब खुद हो जाएगा, और एग्जामिनर इस पे क्लिक करेगा तो एग्जामिनर को पूरी लाइन नजर आ जाएगी। इफ कैश रीच एट 8,000, यानी कि बहुत ही कम हो जाए, कंपनी should sell the securities of $400। ओके हो गया। तो ये तीसरा डिसीजन में हमने लेना सीख लिया, तो मैं इसकी फाइल आप लोगों को सेव करके सेंड कर दूंगा। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो वाइंड अप हो गया है। तो आज हमने काफी ज्यादा दोनों मॉडल जो है ना वो कवर कर लिए हैं। इसी के साथ आज की क्लास वाइंड अप होती है। रमजान में अकेडमी के लिए भी बहुत ज्यादा दुआ करो, अपने पेरेंट्स के लिए भी, और मुल्क के लिए खास तौर पे दुआ करो। मुल्क है तो हम हैं। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय। ये भी करता है